नमस्कार, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी कुछ नई बातें आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ, विशेषतः वो विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं। अधिकतर विद्यार्थियों के मन में ये विचार आता है कि 10+2 के बाद यानी इंटरमीडिएट के बाद कौन सा विषय पढ़ना चाहिए, क्या पढ़ें, क्या करें, क्या ना करें। उनके माता पिता भी इस चीज़ को लेकर चिंता में व्याकुल रहते हैं। उनकी उत्सुकताएं, एंग्जाइटी लेवल बढ़े हुए होते हैं। हर कोई अपने बच्चे को एक बहुत विद्वान, बहुत कर्मठ बनाना चाहता है। तुलना करने लगते हैं। माता पिता अपनी अपेक्षाएं, आकांक्षाएं अपने बच्चों पर थोपने की चेष्टाएं करती हैं। फलाने का बच्चा ये कर रहा था, तू भी ये कर, वो ये कर रहा था, तू भी ये कर। विद्यार्थी जो होता है वो अपने माता पिता को देखकर उसके अंदर भी एक ऊह-पोह की स्थिति बनी रहती है। वो एक भंवर में फंसने लगता है कि मैं क्या करूं, क्या ना करूं, कौन सा विषय चुनूं, कौन सा ना चुनूं। यहाँ आपको एक बात बताना चाहूँगा कि चाणक्य ये कहता है कि जब आपने मनुष्य योनि में जन्म लिया है तो आपको अर्थ कमाना चाहिए, और यदि अर्थ नहीं कमा सकते तो यश कमाना चाहिए। यश नहीं कमा सकते तो धर्म कमाना चाहिए, और यदि ये भी नहीं कर सकते हो तो आपका जीने का कोई प्रयोजन नहीं है, मर जाना ही श्रेष्ठ है। अब देखिए, अर्थ यानी आपको वही विद्या, वही विषय आपको लेना चाहिए जो आपको अर्थ प्राप्ति यानी कुछ पैसा दे सके। उसके बाद है यश, यानी जो आपको प्रसिद्धि दिला सके। तो जो विद्या, जो विषय आपको अर्थ प्राप्ति करवा सके, जो आपको रोजगार दे सके, जिसकी देश और समाज को आवश्यकता है, क्योंकि वो बदलती भी रहती हैं। दूसरा ये कि आपका रुझान क्या है, आपका रुझान किस तरफ है। अध्ययन के लिए विषयों को दो भागों में बांटा जा सकता है। पहला प्रोफेशनल। अब प्रोफेशनल में जो विषय आते हैं, अभी मेडिसिन है, चाहे एलोपैथिक हो, आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथी हो, वेटनरी हो, इंजीनियरिंग है, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज़ है, मैनेजमेंट है, या इस टाइप के जो प्रोफेशनल सब्जेक्ट है। और इनकी डिमांड, इनकी आवश्यकताएं वो देश काल और समय के अनुसार परिवर्तनशील होती है। कभी किसी की डिमांड ज़्यादा होती है तो कभी किसी की कम होती है। आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है। उसके बाद आपका रुझान किस तरफ है, पारिवारिक स्थिति क्या है, आपका स्थान कौन सा है, कहाँ रहते हैं, उसके हिसाब से भी आपको एनालिसिस करना ज़रूरी है। एक मैनेजमेंट में कहा जाता है स्वॉट एनालिसिस। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी एंड T फॉर थ्रेट। तो आप अपने अंदर की पहले स्ट्रेंथ पहचानने की कोशिश कीजिए। कमज़ोरियाँ क्या हैं? हर आदमी में कुछ ना कुछ कमज़ोरी भी होती हैं। हर एक विद्यार्थी अपने आप में ही एक अलग पर्सनालिटी होता है। अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं और थ्रेट क्या है? थ्रेट में ये है कि डिमांड क्या है, तभी तो उसको अपॉर्चुनिटी में आप बदलेंगे। और इस बारे में आप 10+2 पढ़ते समय आप सारी जानकारियाँ
जुटाने की कोशिश कर सकते हैं। अब इंजीनियरिंग में ही यदि एग्ज़ाम्पल लें, हाँ जी हमने जी आईआईटी में जाना है, आईआईटी नहीं तो जी एनआईटी का एग्ज़ाम देना है, अच्छा नहीं तो जी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज। लेकिन बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज ऐसे हैं या बहुत सारी इंजीनियरिंग की विधाएं ऐसी हैं जिसके बारे में पता ही नहीं। जैसे कितने लोगों को पता है कि माइनिंग इंजीनियरिंग कॉलेज है, पेट्रोलियम इंजीनियरिंग अलग है, टेक्सटाइल इंजीनियरिंग अलग है, लेदर टेक्नोलॉजी अलग है, पैकिंग टेक्नोलॉजी अलग है। बहुत तरह तरह के अलग अलग किस्म की इंजीनियरिंग की विधाएं हैं, उनके बारे में जानकारी प्राप्त करना ज़रूरी है। और आपके अपने शहर के मुताबिक भी, अब मान लिया फिशरीज़ है, आप फिशरीज़ में इंटरेस्टेड हैं, तो यदि आप साउथ में रह रहे हैं तो वहाँ तो आपकी डिमांड है। आप यदि फिशिंग टेक्नोलॉजी में आप जाते हैं, लेकिन नॉर्थ में तो नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि आप कहाँ रह रहे हैं। दूसरा जो विषयों का ग्रुप है उसको हम एकेडमिक कह सकते हैं। जैसे मैं फिर चाणक्य की तरफ आ रहा हूँ कि आप यदि अर्थ नहीं कमा सकते तो यश कमाइए। अब जो एकेडमिक सब्जेक्ट्स हैं, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत से सब्जेक्ट हैं, बहुत से विषय हैं। और उसमें भी फिर वही आता है कि आपका झुकाव है क्या, उधर आपका रुझान है क्या, और ये मानकर चलें कि इसमें समय आपका ज़्यादा लगेगा और आय शायद उतनी ना हो जितनी आपके पेरेंट्स अपेक्षा करते हैं आपसे, या आपका जो सोसाइटी का इकोसिस्टम है वो आपसे अपेक्षा करता है। किसी विषय के लिए पैशन बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आपके अंदर पैशन, पेशेंस, परसीवरेंस, परसिस्टेंस ये चीज़ें हैं तो आप ज़रूर एकेडमिक विषयों की तरफ जा सकते हैं। और जब आप एक तरफ लगेंगे तो ऐसी बात नहीं है, आपको यश की प्राप्ति भी होगी, आप फेमस भी हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आप ग्रेजुएशन करेंगे, पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, फिर पीएचडी करेंगे तो वक्त अधिक लगता है। और उसके बाद आप शिक्षण में भी जा सकते हैं और अपने विषयों में पारंगत कहला सकते हैं। लेकिन याद रखें, केवल डिग्री हासिल करने के लिए यदि आप इन विषयों को पढ़ रहे हैं तो उसका पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। मान लिया आपने अंग्रेजी में एमए करा है, हिंदी में एमए करा है, सोशोलॉजी में एमए करा है, और आप 2-4 पेज भी ढंग से नहीं लिख सकते हैं तो ऐसी पढ़ाई का कोई मतलब नहीं है, आप कहीं के भी नहीं रहेंगे। ऐसा ना हो कि कहने को तो आप हिंदी अथवा अंग्रेजी के एमए हैं लेकिन आप किसी काम के नहीं हैं, ना आपको अंग्रेज़ी आती है ना हिंदी आती है, और फिर आप फ्रस्ट्रेशन में जाते हैं, इधर उधर लोगों से कहते हैं देखो मैंने डिग्री ली है, एमए किया है, फलाना किया है, लेकिन मेरे पास कोई नौकरी नहीं है, कोई रोज़गार नहीं है। और जैसा मैंने पहले कहा था कि एकेडमिक विषय केवल आपको जीवन यापन के लिए धन दे पाएंगे, किसी तरह आपका काम चलता रहे, अच्छा चल जाएगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन आपकी यदि प्राथमिकता लग्जरी आइटम की तरफ है ज़िंदगी में, मुझे बढ़िया बढ़िया गाड़ी चाहिए, मुझे तरह तरह के शहरों में विदेशों में घूमना है, तो शायद एकेडमिक सब्जेक्ट से आपको उतनी आय की प्राप्ति नहीं होगी। और जब एकेडमिक सब्जेक्ट में जाएं तो अच्छा होगा कि आप किसी अल्टरनेट सोर्स की तरफ भी आप देखें, किसी अन्य कमाई के लिए भी किसी हुनर प्राप्ति की तरफ ध्यान दें। एक चीज़ और याद रखिए कि हर परिवार की, हर विद्यार्थी की परिस्थितियाँ तक काबिलियत अलग अलग होती है। किसी की किसी से तुलना ना करें, अपने को समझकर, अपने को देखकर ही विषय का चुनाव करें।
अब मैं एक और बात पर आता हूँ जो अधिकतर विद्यार्थी और उनके माता पिता इसकी तरफ नहीं देखते। आजकल एजुकेशन प्राइवेट हो गई है, सभी को पता है। प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, और जिसमें आप या आपके माँ बाप को लाखों रुपए के रूप में एक मोटी फीस देनी पड़ती है, जिसके लिए आप एजुकेशन लोन भी लेते हैं। और कई लोग तो विदेश में डिग्री प्राप्त करने के लिए मोटी मोटी रकम उठा लेते हैं। लेकिन कितना लोन चाहिए, उसका रिटर्न कितना मिलेगा, वो डिग्री प्राप्त करने के बाद आपको मिलेगा क्या, इसको कहते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कोई अध्ययन नहीं करता है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। एक उदाहरण के तौर पे आप जो ऑक्सफोर्ड जाना चाहते हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाना चाहते हैं, पता लगा कि आपको जो एक कोर्स करने में 70 लाख रुपए का खर्चा आ रहा है, आपने लोन भी ले लिया। लेकिन 70 लाख को ये कैलकुलेट करके देखिए कि जब आप उस लोन को 4 साल या 5 साल के बाद उतारने चलेंगे तो उसका ब्याज भी उसमें सम्मिलित होगा, वो प्रिंसिपल अमाउंट बन जाएगा। और उसके बाद 5 साल की इंस्टॉलमेंट में आप उसको डिवाइड कर लीजिए और फिर देखिए क्या उतने की आपको नौकरी मिल जाएगी या उतने की आय प्राप्ति आपको हो जाएगी। यदि नहीं तो कोई मतलब नहीं है इतने पैसे खर्च करने का। पहले अपने आप को जमाइए। और क्योंकि अधिकतर लोग यहाँ पर ये गलती कर जाते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस बहुत हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, मोटी रकम लेकर आपने तो मान लिया आपके माँ बाप की हैसियत नहीं है, आपने किसी तरह से लोन लेके पढ़ाई कर भी ली, बाज़ार में तो आपको वही रेट मिलेगा जो चल रहा है नौकरी में। 4 लाख साल में मिलेंगे या 3 मिलेंगे या 5 मिलेंगे, आप कैसे रिटर्न करेंगे। तो यस, मैं यही बात कहना चाह रहा हूँ कि विषय का चुनाव करना बहुत ज़रूरी है। उसमें आपको अपनी काबिलियत, अपनी परिस्थितियाँ, अपना पैशन, ये सब देखते हुए आप विषय का चुनाव कर सकते हैं। कोई भी विषय बुरा नहीं है, किसी भी विषय में आप एक पराकाष्ठा की प्राप्ति कर सकते हैं। हमारे ज़माने में ये कहा जाता था कि भाई जो बहुत इंटेलिजेंट हैं वो साइंस पढ़ेंगे और उसके अलावा अच्छा नहीं आता है तुम एग्रीकल्चर में चले जाओ, घोड़ा डॉक्टर बन जाओ, वेटनेरियन बन जाओ, या नहीं है कुछ नहीं है तो आर्ट साइड में चले जाओ, हिस्ट्री सोशोलॉजी लेकर एमए कर लेना। इस तरह का उस समय एक वातावरण था, रुझान था। लेकिन उनमें से भी कुछ लोग जिनके अंदर पैशन था वो वहाँ पर पहुँच के भी आज कहीं के कहीं पहुँचे हुए हैं। तो विद्यार्थियों के लिए स्पेशली मैं ये कहना चाहूँगा कि विषय का चुनाव अपनी काबिलियत के अनुसार करने की कोशिश करें। फिर कभी आपके साथ हर एक विषय के लिए अलग अलग वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा कि किस विषय को पढ़ने के बाद आपकी संभावनाएं कहाँ कहाँ और कैसे कैसे बनी हुई हैं। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहूँगा, फिर मिलता हूँ आपके साथ। नमस्कार।